बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज संडे के रोज़, छुट्टी के रोज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में कल पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर जो समाअत होने जा रही थी, ये समाअत अब नहीं होगी। इस केस की समाअत को मौखर कर दिया गया है। मुकदमे को काज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये मुकदमा वो मुकदमा है जिस पर सबकी नज़रें थीं और मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो है उसकी ख़ास तौर पर इस मुकदमे पर नज़रें थीं, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाली के बाद इस हुकूमत का 1 महीने के अंदर जो सफाया था वो होना था। लेकिन अचानक से ये डी लिस्ट क्यों हुआ, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। ना सिर्फ ये कि अचानक से ये डी लिस्ट हुआ, बल्कि आज छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हंगामी तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना पड़ा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन जनरल बाजवा साहब के हवाले से है। साबिक आर्मी चीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और जहनी कशमकश का शिकार भी हैं। ख़ास तौर पर साबिक जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, वो भी इन दिनों गिरफ्तार हैं। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि उनको भी गिरफ्तार कर दिया जाए। और ये भी आपको बताता चलूँ कि सिर्फ साबिक आर्मी चीफ नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इस वक्त लंदन में हैं। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम हैं वो भी इस वक्त लंदन में हैं। क्या खिचड़ी बन रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को 9 फरवरी को जो कुछ हुआ इसमें उनका भी एक अहम किरदार था। ये एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। पहले जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी थे उनकी जानिब से चीफ साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए। फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी जो आरोज़ थे वो अदलिया से क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं मान रहे थे, ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया। और अब एक और बड़ा दावा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से ये सामने आ गया है कि 9 फरवरी के हवाले से उनका एक अहम किरदार है। अब 9 फरवरी को क्या हुआ था, 8 फरवरी को तो इलेक्शंस थे और 9 फरवरी को मुबैना तौर पर जाली फॉर्म 47 के ज़रिए इस चुनतखब हुकूमत को लाया गया। तो क्या इसमें चीफ साहब का कोई किरदार था, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, एक हंगामी नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में बताया जाता है कि कल होने वाली पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस से मुतलिक जो समाअत है वो अब नहीं होगी और केस को डी लिस्ट कर दिया गया है। इस वजह आपको ये भी वाज़े करता चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि ये जो केस है ये चीफ इस केस में हामिद खान साहब जो हैं वो चूँकि छुट्टियों पर हैं तो 6 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाए, इस केस को मौखर किया जाए। हामिद खान साहब की जानिब से भी कहा गया था जी कि वो छुट्टियों पर हैं, आगाह किया गया। और साथ ही साथ इसी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली भी सामने आई थी, जिसमें इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब पर जो कुछ एतराज़ात उठाए थे कि वो समाअत केस की ना करें, इसमें इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस दरख्वास्त में सरीना ईसा की जानिब से जो लेटर लिखे गए चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के रिमार्क्स इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, और फिर चीफ साहब को जो एक रोका गया था कि वो इमरान खान साहब के मुतलिक केसेस को ना सुने, इन तमाम तर चीज़ों को हिस्सा बनाया गया था। और ये हिकमत अमली थी कि इन तमाम तर चीज़ों को दौरान समाअत उठाया जाएगा, चीफ साहब पर एतराज़ किया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट जो हिकमत अमली बनाई गई थी वो ये कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनमें चूँकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात हो चुकी है और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो डटी हुई हैं कि इन्हीं 8 जजिस पर मुश्तमिल जो है वो ट्रिब्यूनल्स होंगे, वही केसेस की समाअत करेंगे। तो अदालत से ये कहा जाएगा कि जो हुक्म इम्तना आपने दिया हुआ है इसे आप वापस लें, ट्रिब्यूनल्स को बहाल किया जाए और बाकी जो केस की समाअत है इसे मौखर किया जाए। तो ये हिकमत अमली थी जिसकी बड़ी तारीफ भी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, जो एक प्रोएक्टिव किरदार निभाया गया। और पहली मरतबा ये चीज़ हमने देखी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को इन कानूनी मामलात में जो है वो फंसाया गया। खैर चीफ साहब के पास स्वाबदीदी इख्तियार भी हैं, वो इधर उधर भी हो सकता है निकल जाते केस में, एतराज़ को वो ना भी मानते, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो मुकदमा था वो रख दिया था। तो बहरहाल जी अब अचानक से केस की समाअत से अभी जो है वो 12-14 घंटे आप कहें रह गए थे
तो तब जाकर ये ख़बर आती है जी कि केस को डीलिस्ट कर दिया गया है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो चूँकि अवेलेबल नहीं है इसलिए इस केस को डीलिस्ट किया जाता है। तो उनकी अदम दस्तयाबी के हवाले से बताया गया और केस को डीलिस्ट किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अचानक से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो कैसे अदम दस्तयाब हो सकते हैं। बेशक छुट्टियों का जो एक शेड्यूल है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और शेड्यूल में तो ये होता है कि आधे जज छुट्टियों पर होते हैं, आधे जज दस्तयाब होते हैं और बाकायदा से पहले से जो शेड्यूल है वो अप्रूव किया जाता है। और जब काज लिस्ट जारी भी हुई, जब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर भी किया गया तो कैसे इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शायद अवेलेबल ना हो। और फिर ऊपर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि इस पूरे वीक में जो कल से शुरू होने जा रहा है, चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब जो थे वो चैम्बर वर्क पर थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुर्सी संभाली हुई थी कमरा अदालत नंबर 1 की और चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की जगह पर वो कमरा अदालत में बैठकर उन्होंने समातें करनी थी। तो सिर्फ एक ही केस का समाअत के लिए मुकर्रर होना चीफ साहब की सरबराही में ये भी क्वेश्चंस थे, लेकिन अचानक से अदम दस्तयाब होना ये भी सवालात हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये केस कल नहीं सुना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मामला था, सबकी नज़रें इस केस के ऊपर लगी हुई थी क्योंकि यही वो केस है, यही वो ट्रिब्यूनल का मामला है। ट्रिब्यूनल बहाल होते हैं तो एक महीने के अंदर ये जो हुकूमत है इसका तख्त उलट जाएगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 की शक्ल में जो सबूत मौजूद है। अदालत ट्रिब्यूनल्स ने यह कहना था ठीक है आप ये दावा कर रहे हैं, आप जीते हैं तो दोनों जो फॉर्म 45 है फरीकैन वो ले हैं। इलेक्शन कमीशन से भी फॉर्म 45 कहीं उसमें मांगा भी गया था, फॉर्म 45 लाए जाते हैं, उनको कंपेयर किया जाता, काउंट किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जीती हुई थी। तो एक महीने के अंदर ये जो फैसले थे वो हो जाना थे। बहरहाल जी ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है कि अब ये केस कल नहीं होगा, केस की समाअत मुअख्खर कर दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर इलेक्शन लड़ना था, इसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से जो कागजात हैं वो सबमिट करवा दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि जुल्फ़ी बुखारी जो कागजात हैं इमरान खान साहब के वो सबमिट करवा दें और वो ये इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के हवाले से दुनिया में क्या इमेज है। चोर के हवाले से ये खुद कहते हैं जी कि इमरान खान ने तो हमें पूरी दुनिया में चोर मशहूर कर दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान है जिसे नामजद किया जाता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो चांसलर के तौर पर नामजद होते हैं और नामजद होने के बाद और वो भी वहाँ से ख़ुद इमरान खान साहब को अनाउंस किया गया और इमरान खान साहब ने अब जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए हैं और वहाँ पर भी चूँकि इलेक्शन होगा, काफ़ी सारे दीगर उम्मीदवार भी हैं। बहरहाल इमरान खान साहब अब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, हामिद मीर साहब की जानिब से एक अहम जो बयान है वो दिया गया है और हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि ये निज़ाम 8 नहीं 9 फरवरी पर खड़ा है। अच्छा, ये जो मैं 3-4 लाइनें हामिद मीर साहब के बयान की आपके सामने रख रहा हूँ, इसको बड़ा गौर से आपने सुनना है और कैसे हामिद मीर साहब मलबा डाल रहे हैं इलेक्शन धांधली का या इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का पूरा किरदार है। वैसे तो सबके सामने ये चीज़ है भी और एक तासुर भी मौजूद है कि चीफ साहब ने पूरी बज़ाहिर जो सहूलतकारी है वो की, इवन के ना सिर्फ इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद भी जो उनकी तरफ से जो फैसले आए और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला वो लेकर बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कल समाअत होनी थी वो भी अब मुअख्खर हो चुकी है। बहरहाल हामिद मीर साहब ये कहते हैं ये निज़ाम 8 नहीं 9 फरवरी पर खड़ा हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शंस थे और 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में ही जो सिस्टम था, न्याय जो नई हुकूमत थी वो कायम होनी थी। एक तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि 8 फरवरी की हुकूमत नहीं है, ये 9 फरवरी की हुकूमत है। यानी कि 8 फरवरी को तो पीटीआई जीती थी और 9 फरवरी में बिना तौर पर जाली फॉर्म 47 जारी हुए और फिर उसके बाद ये चुनतखीब जो हुकूमत थी वो बनी। 9 फरवरी को जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस का इसमें अहम किरदार था। अब 9 फरवरी को क्या हुआ था, मुबैना जाली फॉर्म 47 और चुनतखीब हुकूमत आई, इस तमाम तर मामले में चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का बड़ा एक अहम किरदार था। और वो किरदार क्या था, आहिस्ता आहिस्ता बाद में भी जो चीज़ें, जो फैसले चीफ साहब के सामने आए उसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। आप देखें कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारे मामलात में चीफ साहब जो है वो कवर फ्राहम कर देते हैं। आप इख्तलाफी नोट देख लें, उसमें तरगीब दी जाती है कि फ़ैसला ना माना जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ें आती हैं और वो भी धड़ल्ले से जो है वो सामने आता है। फिर इस तरह से जी हामिद मीर ने ये भी कहा कि लोगों का कहना है कि अक्टूबर के बाद इस इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया जाएगा। अच्छा, अक्टूबर के बाद इस इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाएगा, ये ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं। क्यों अक्टूबर के बाद? क्योंकि अक्टूबर में चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला अभी रुका हुआ है।
आज़ादाना जब आइन कानून के मुताबिक वो चलेगा तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर जब उनके फ़ैसले आएंगे तो इस हुकूमत का तख्ता उलटना ही है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को अगर ये हुकूमत मिलती है तो इमरान खान साहब ने नए इलेक्शंस को ही अनाउंस करना है। ये नहीं होगा कि इमरान खान इसी हुकूमत में बैठे रहें। अगर इमरान खान साहब आते भी हैं तो 2-3 महीने के अंदर जो कुछ कानून साजियाँ, कुछ जो चीज़ें हैं वो शायद हों और उसके बाद ये असम्बलियाँ तहलील होकर नए इलेक्शंस ही होंगे। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं इसलिए इस वक्त सभी हवास बाख्ता हैं, इस वक्त सभी हवास बाख्ता हैं। अब इसका क्या मतलब है हवास बाख्ता होने का? आप देख लें, चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं, एक केस ज़ेर समात है और उसमें चीफ साहब एक और केस के अंदर उससे मुतल्लिक रिमार्क्स देते हैं और जो है वो केस इमरान खान के अगेंस्ट सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो ये क्या वजह है, क्या गुस्सा इतना ज़्यादा है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं? हुकूमत को देखें वो क्या कर रही है। दूसरी तरफ भी बहुत सारे जो मामलात हैं वो हो रहे हैं। इवन के जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक से ये क्या चीज़ हो रही है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस वक्त सब हवास बाख्ता हो गए हैं। तो क्या हवास बाख्ता होकर ये जो कुछ चीज़ें हैं वो की जा रही हैं? फिर हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं कि लगता है कमर जावेद बाजवा भी नहीं बचेंगे। इमरान खान ने जनरल फैज़ और बाजवा को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इन दोनों ने इमरान खान को इस्तेमाल किया, ये हामिद मीर साहब का दावा है। तो ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये इमरान खान को बार बार कहती थी कि ये फैज़ याब हुआ है, जनरल फैज़ ने जो है वो इमरान खान को लाए और वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अब जो है हामिद मीर साहब क्या तज्ज़िया कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि दोनों गिरफ़्तार होंगे। लगता है कि बाजवा फैज़ के बाद अब जनरल बाजवा जो हैं वो भी गिरफ़्तार होंगे और फिर उसके बाद क्या कि जनरल बाजवा और फैज़ ने इमरान खान को इस्तेमाल किया, इमरान खान ने इन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया। अब इस खबर को एक और दावे के साथ, एक खबर के साथ आप जोड़ें। फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जो लोग मुझे रेगुलर नाज़रीन सुनते हैं, देखते हैं। मैं अक्सर फ़खरुर रहमान साहब को कोट करता हूँ, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई और उस ट्वीट में ये लिखते हैं कि ख़बर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया में हैं, इन्हें नींद नहीं आती, जहनी कशमकश इंतशार का इलाज करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो ख़बर है वो इनकी जानिब से दी गई है। अब अभी जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि जहनी कशमकश में है, वो कोई इलाज वगैरह भी वो करवा रहे हैं और लंदन में हैं। अब नाज़रीन लंदन के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार, साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार भी इस वक्त लंदन में हैं और साबिक़ चीफ़ जस्टिस की गिरफ़्तारी के हवाले से भी इस वक्त बातें की जा रही हैं कि जनरल फैज़ के बाद अब उनका नंबर है और उनकी भी जो गिरफ़्तारी है वो होनी है। और साथ ही हामिद मीर साहब कहते हैं कि लगता है कि जनरल बाजवा की भी जो गिरफ़्तारी है वो होगी। अब इसके साथ एक और बड़ा जो खौफनाक किस्म का इंकशाफ है वो भी फ़खरुर रहमान साहब करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी का भी सुना था कि इन्हें भूलने की बीमारी लाहक हो गई है, फिर सब कुछ ठीक भी हो गया था। DGISI जनरल नदीम अंजुम भी लंदन गए थे। तो जनरल बाजवा भी लंदन में मौजूद हैं, यानी कि पहले से हैं। साकिब निसार साहब भी हैं और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो भी लंदन गए थे। तो बहरहाल जी ये सारे जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और ख़ास उस टाइम पर जब गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं और बहुत सारे जो मामलात हैं वो भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की रिहाई और नए इंतखाबात के भी इस वक्त जो तफसीलात हैं, जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर में जी मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब से भी, मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये पैगाम रसानी भी करते रहे इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान, मतलब है कि कुछ सुलह सफाई और मामलात वगैरह सेट हो जाएं। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि गिरफ़्तारियाँ फ़ौज का अंदरूनी मामला है, इससे PTI की सियासत पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। फैज़ हमीद समेत तमाम गिरफ़्तारियों से इमरान खान की जल्द रिहाई और मज़लूमियत साबित होगी। इमरान खान के ऊपर मामला डालने या उससे जोड़ने की भरपूर जो कोशिश थी वो भी की गई, प्रोपेगेंडे भी किए गए। इमरान खान ने एक ही बात कहकर सारे प्रोपेगेंडों को काउंटर कर दिया कि मुझे किस चीज़ का डर, मैं किसी का काना तो नहीं हूँ, अंदरूनी मामला है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तफ्तीश हो रही हैं, ठीक है। जहाँ तक 9 मई का मामला है तो आप CCTV फुटेज लें, जुडिशल कमीशन बना दें, इंक्वायरी कर लें, तो सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी को इमरान खान साहब से लिंक करके, 9 मई से लिंक करके जो कहा जा रहा है जी कि अब इमरान खान साहब का बचना नामुमकिन है, अगर जनरल फैज़ गिरफ़्तार हो सकते हैं तो इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। तो इस पर दुरानी साहब ये कहते हैं कि ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और फैज़ साहब के अलावा भी कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं,
ये ऐसा नहीं है कि इससे पीटीआई की सियासत पर कोई मनफी असर पड़ेगा, बल्कि इमरान खान रिहा भी हो रहे हैं इन गिरफ्तारियों से और इमरान खान की मजलूमियत भी साबित हो रही है। मजलूमियत कैसे साबित हो रही है? क्योंकि ये कहा जाता है जनरल फैज़ ने इमरान खान की दौलतकारी कर रहे थे, तो अब चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि ऐसा नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो थे वो इमरान खान को यूज़ कर रहे थे। इमरान खान जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ये जी मोहम्मद अल दुरानी साहब जो हैं उनका दावा है, और इसी तरह से हामिद मीर साहब भी ये दावा कर चुके हैं कि इन गिरफ्तारियों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होना है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।